आज की वीडियो का टॉपिक है 1813 का चार्टर एक्ट। देखिए, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, हमने पिछली वीडियो में देखा था 1793 का चार्टर एक्ट कि जब वो चार्टर एक्ट चल ही रहा था तो 1813 का चार्टर एक्ट नया नियम लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या ऐसी आवश्यकता आई कि इसको लाना पड़ा। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो 1793 में चार्टर एक्ट आया उसमें हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा था कि कंपनी का जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रही थी उसका जो शासन था वो 20 साल के लिए बढ़ाया गया था कि आप भारत में 20 साल और शासन कर सकते हैं। तो अब ये 20 साल की अवधि समाप्त होने जा रही थी तो नया नियम लाने की आवश्यकता थी, तो इसलिए 1813 में एक चार्टर एक्ट आया। आप याद रखिए, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि 4 चार्टर एक्ट आए और चारों के बीच की अवधि, बीच का समय 20-20 साल है। फिर 1813 वाला जो हम आज पढ़ेंगे 1793 के बाद, इसके बाद 1833 और 1853, 20-20 साल का इनके बीच में डिफरेंस है। हम इसको पढ़ेंगे। 1793 वाला हम पढ़ चुके हैं तो उसमें हमने पढ़ा था, सबसे पहला पॉइंट हम इसको कंपेयर करके याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। व्यापार में कंपनी का एकाधिकार समाप्त, जबकि 1793 के चार्टर एक्ट में मैंने आपको पढ़ाया कि उसमें क्या कहा गया था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो उसका शुरुआती काम क्या था। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे भारत में व्यापार करने आई थी, वो अलग बात है कि वो यहाँ आके शासन करने लगी। तो 1793 में बोला गया था कि जो व्यापार पर एकाधिकार है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का ही रहेगा, मतलब कि बाहर की कोई और कंपनी भारत में आके शासन तो था ईस्ट इंडिया कंपनी का, और उसके साथ साथ कहा गया था कि कोई दूसरी कंपनी भारत में आके व्यापार भी नहीं कर सकती। मतलब कि शासन तो ईस्ट इंडिया कंपनी कर ही रही थी, जितने हिस्से पे उनका कब्जा था, और जो भारत में व्यापार था व्यापार भी कौन कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उसमें बोला गया था कि व्यापार भी आपके अलावा और कोई नहीं करेगा, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को और ज़्यादा छूट दे दी गई थी। तो उनके लिए तो ये अच्छी बात थी, क्योंकि व्यापार सिर्फ वही करेंगे, कोई दूसरा प्रतिस्पर्धी नहीं होगा। तो अब सारा का सारा फायदा किसको मिलेगा, वो जितना मर्जी रेट बढ़ाए, जितना मर्जी कुछ करे, ईस्ट इंडिया कंपनी का ही फायदा था। लेकिन यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यापार की एकाधिकार पर शक्ति थी वो खत्म कर दी गई। कहा गया कि अब आप अकेले नहीं है जो यहाँ पे व्यापार करेंगे, आपके अलावा और कंपनियां भी आ सकती हैं। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी और उसका व्यापार पे एकाधिकार भी था, तो ऐसा क्यों किया गया कि उसका व्यापार से एक अधिकार समाप्त करना पड़ा। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि उस समय देखिए क्या था, इंग्लैंड में औद्योगिकरण बढ़ रहा था, मतलब नए नए उद्योग लग रहे थे, वहां पे और भी ज्यादा व्यापारिक कंपनियां थी। वो सरकार पर प्रेशर बना रही थी कि जब भारत पे इंग्लैंड का शासन है, यानी इंग्लैंड की एक कंपनी शासन कर रही है, और कंट्रोल कौन कर रहा है, सारे शासन को पीछे से कौन कर रहा है, हम पिछले एक्ट में पढ़ चुके हैं, पिछले नियमों में पढ़ चुके हैं, कौन कर रहा है, ब्रिटिश सरकार, वहां की संसद कंट्रोल कर रही है। तो आपने उन्हीं को क्यों एक अधिकार दिया है व्यापार पे, व्यापार तो औरों के लिए भी खोल दीजिए, वो शासन तो वहां पे कर ही रहे हैं ना ईस्ट इंडिया कंपनी, तो आप कम से कम हमें भी व्यापार का वहां पे मौका दीजिए। तो वो ब्रिटिश सरकार के ऊपर वहां पे दबाव बनाया जा रहा था, तो इसलिए यहाँ पे व्यापार में कंपनी का जो एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया और कहा गया कि अब आपके अलावा बाकी दूसरी कंपनियां भी यहाँ आके व्यापार कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पे न सिर्फ एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है एकाधिकार वाली बात में, वो आपको याद रखना है कि बाकी सारे कामों से व्यापार से एकाधिकार समाप्त, लेकिन चाय और चीन के साथ जो व्यापार होता था ये कहा गया कि सिर्फ चाय के साथ, यानी जो चाय का व्यापार है और जो चीन के साथ व्यापार है, उसमें अब भी एक अधिकार रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी का कि चाय और चीन को छोड़ के बाकी जितनी भी चीजें थी व्यापारिक जो भी था उसमें एक अधिकार नहीं है, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार में आपका एक अधिकार रहेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाय और चीन आपको याद रखना है। फिर पुनः कंपनी का शासन 20 साल के लिए बढ़ाया गया है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इनके बीच में 20-20 साल की अवधि का डिफरेंस है, तो ये पुनः कंपनी का शासन 20 साल के लिए बढ़ाया गया। 1813 में कहा गया कि अब आप भारत में 1813 चल रहा है, 1833 तक आप शासन कर सकते हैं। शासन कौन करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, कंट्रोल हालांकि ऊपर से ब्रिटिश पार्लियामेंट करती थी, लेकिन शासन तो यहाँ पे भारत में कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी, गवर्नर जनरल का शासन चलता था। फिर ईसाई मशीनरियों को भारत आने की छूट दे दी गई। ऐसा क्यों किया गया, ईसाई मशीनरियों को भारत आने की छूट दे दी गई। कब दी गई, 1813 के चार्टर एक्ट में। क्यों, ताकि भारत में भी लोगों को ईसाई धर्म से जोड़ा जाए और उनको बताया जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सही शासन कर रही है, हम आपको सभ्य बना सकते हैं। क्योंकि जो अंग्रेज थे वो हम भारत वालों को असभ्य समझते थे, असभ्य समाज हमें बताते थे, अपने आप को हाई फाई समझते थे, यानी बड़े लोग समझते थे, और भारत वालों को छोटे लोगों की नज़र से देखते थे। आप सभी इन बातों को जानते हैं।
तो ईसाई मशीनरियों को भारत भेजा गया कि ताकि वो भारत के लोगों को बता सके। यानी मतलब क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का, अंग्रेजों का गुणगान कर सके, इंग्लैंड का गुणगान कर सके, ताकि हमारे भारत के लोग भी समझे कि ये लोग हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं, कि अपनी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके, आकर्षित किया जाए कि वो शासन तो कर ही रहे हैं लेकिन लोगों का मन, कि वो मन से हमें एक्सेप्ट करें। इसलिए ईसाई मशीनरियों को भारत में आने की छूट दे दी गई, उनको बोला गया कि आप भारत जाइए। एक इंपॉर्टेंट बात, एक क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहली बार शिक्षा पर, यहाँ पे पहले भी शिक्षा थी और सबसे पहले शिक्षा भी यहाँ पे रही थी भारत में, लेकिन इन एक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिक्षा पर 1 लाख व्यय करने का निर्णय कौन से एक्ट के तहत लिया गया। एक्ट कहाँ से बन के आता था? ब्रिटिश पार्लियामेंट से बन के आता था, नियम वहीं पे बनते थे। हालांकि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती थी लेकिन कंट्रोल तो ऊपर से ही होता था ना सारा का सारा। हम पीछे पढ़ चुके हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो शिक्षा पर 1 लाख व्यय करने का निर्णय लिया गया कि कहा गया चलिए अब हम भारत में सुधार करते हैं, इन लोगों को भी सभ्य बनाते हैं, अपना जैसा बनाते हैं, अपने जैसे बनाते हैं। तो उनको क्या कहा गया कि अब आपके पास 1 लाख रुपए दे दिया गया कि 1 लाख रुपए है, आप इसको भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए खर्च कर सकते हैं। तो क्या 1813 में ही ये पैसा खर्च कर दिया गया? जी नहीं, इसके ऊपर बहुत बहस हुई, क्योंकि कुछ लोगों से क्या मतलब, शासन तो उस समय अंग्रेज ही करते थे। उनमें से कुछ लोग चाहते थे कि ये जो शिक्षा दी जाए भारत वालों को, ये अंग्रेजी माध्यम में दी जाए, इंग्लिश मीडियम में दी जाए, मतलब जैसे हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि वो अपनी ही शिक्षा को उच्च समझते थे, सबसे ऊपर वो अपने आप को ही मान के चलते थे कि जैसा हम पढ़ते हैं इनको भी ऐसा ही पढ़ाया जाए। लेकिन कुछ लोग कहते थे कि ऐसा क्यों पढ़ाया जाए, जो स्थानीय भाषा है उसमें भी शिक्षा दी जाए। तो इसके लिए बीच में झगड़े होते रहे और यह पैसा खर्चा ही नहीं गया 1813 में, जो मंजूर हुआ था 1 लाख। फिर हमने पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बात नहीं बताई थी कि जो 1793 था उसमें कहा गया था, ये बात तो मैं आपको बता चुका हूं कि 1793 में कहा गया था कि आप भारत से जितना पैसा कमाते हैं कमाइए, लेकिन जो ब्रिटिश सरकार है उसको आपको 5 लाख ब्रिटिश पाउंड वार्षिक तौर पे देने पड़ेंगे। तो देखिए कितना ज़्यादा पैसा था। लेकिन उसमें एक बात और कही गई थी कि जो कंपनी है, अब कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक आदमी की थी, किसी की? ये तो जनरल सी बात है, आप लोग भी जानते होंगे कि इतनी बड़ी कंपनी थी जो भारत में शासन करती थी, व्यापार करती थी। क्या एक आदमी की कंपनी थी? जी नहीं, उसमें कुछ शेयर होल्डर्स होंगे, मतलब उसके कुछ हिस्सेदार होंगे। तो 1793 में क्या बोला गया कि जितना कुल लाभांश होगा, मतलब जितना टोटल प्रॉफिट होगा, जितना कुल लाभ होगा, उसमें से आप अपना 10% हिस्सा निकाल सकते हैं। सिर्फ उनको 10% डिविडेंड निकालने की ही छूट दी गई। डिविडेंड क्या होता है आप आने वाली वीडियो में समझेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, आप इसको सिंपल तौर पे समझ लीजिए कि जैसे जितने भी उसको शेयर होल्डर्स थे, अब मान लीजिए कंपनी को जितना भी फायदा हुआ, तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि आप अपना सारा पैसा नहीं निकाल सकते। शेयर होल्डर से कहा जितना कुल लाभ हुआ उसका केवल 10% आप निकाल सकते हैं। तो उनके बीच में, यानी जो शेयर होल्डर्स थे, उन्होंने सरकार को कहा कि यार आप अपना तो इतना फायदा कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि हमें तो 5 लाख ब्रिटिश पाउंड चाहिए वार्षिक तौर पे, हमें कह रहे हैं कि आप सिर्फ अपना 10% निकाल सकते हैं, तो क्या ऐसा नहीं चलेगा? तो पहली बात तो ब्रिटिश सरकार ऐसा क्यों चाहती थी कि केवल 10% ही निकाल सके? ऐसा वो इसलिए चाहते थे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है उसको भारत में और कंपनी का व्यापार और शासन बढ़ाने के लिए यूज किया जाए। तो इसलिए अगर ज़्यादा पैसा निकाल लिया जाएगा तो कंपनी के पास पैसा ही नहीं बचेगा। तो मतलब वो कंपनी को मजबूत करने के लिए ऐसा करते थे। लेकिन फिर जब उनके ऊपर दबाव बना तो ये 10 से बढ़ाकर 10.5 मतलब 10.5% कर दिया गया। थोड़ा ही बढ़ाया गया, लेकिन 1793 में ही बोल दिया गया था कि वार्षिक तौर पर ब्रिटिश सरकार को 5 लाख ब्रिटिश पाउंड चाहिए। और उनको बोला गया कि आप सिर्फ अपना 10% डिविडेंड निकाल सकते हैं। तो वो दबाव बना रहे थे। तो फिर 20 साल बाद क्या हुआ, 10 से बढ़ा के 10.5% किया गया। था तो ये भी कम ही उनके लिए अगर उनकी नज़र से देखें, लेकिन ये किया गया है, आपको याद रखना है, डिविडेंड वाली बात याद रखनी है। चार्टर एक्ट जब भी आप लिखें तो एक बात तो आप लिख ही दीजिए, छोड़ के सिर्फ एक को। 1853 वाले में 20 साल की अवधि के लिए नहीं बढ़ाया गया था, हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन 1793, 1813, 1833 इन तीनों में एक कॉमन है। वो बात क्या है वो आप लिखेंगे। वो बात है कि क्या है कि कंपनी के शासन को 20 साल के लिए बढ़ाया गया। और 1813 में आपको याद रखना है कि व्यापार से जो एक अधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो खत्म कर दिया गया। उसको कहा गया कि सिर्फ चाय और चीन के साथ व्यापार में आपका एक अधिकार है, बाकी दूसरी कंपनियां भी भारत में आकर व्यापार कर सकती हैं। फिर
ईसाई मशीनरियों को भारत आने की छूट दे दी गई। ईसाई मशीनरियों को भारत आने की छूट क्यों दी गई? ताकि भारत के लोगों को समझाया जा सके कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, मतलब अपना गुणगान करने के लिए, ताकि भारत के लोग भी एक्सेप्ट कर सके, दिल से एक्सेप्ट कर सके कि ये जो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं बहुत सही शासन कर रहे हैं। शिक्षा पर 1 लाख व्यय का निर्णय लिया गया, लेकिन खर्च नहीं किया गया क्योंकि लोगों में, यानी लोगों में क्या, अंग्रेजों में जो ऊपर अफसर थे जो इंप्लीमेंट करते थे नीतियों को, उनके बीच में बहस थी। कुछ लोग कहते थे कि अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए शिक्षा का, कुछ कहते थे स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाए। तो ये पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं 1813 के चार्टर एक्ट से संबंधित। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? 1833 का चार्टर एक्ट।